जून 1987, लाहौर, पाकिस्तान। फजर की नमाज हो चुकी थी, सूरज अभी अभी निकला था। लाहौर की पुरानी गलियां अभी नींद में थीं। एक आदमी मस्जिद की सीढ़ियां उतरा, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी, चेहरे पर इबादत का सुकून। वो अपने घर की तरफ चलने लगा, बिल्कुल बेफिक्र। उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी के बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। पीछे से दो आदमी आए, पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी, कदम धीमे, नजरें तेज। एक ने रुककर पूछा, भाईजान, आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? उस आदमी ने मुड़कर देखा, मुस्कुराया, बोला, हाँ मैं ही हूं, क्या काम है? बस। अगले ही पल दोनों ने पिस्टल निकाले। 9 गोलियां, एक के बाद एक, सीधे सीने में। अब्दुल खान वहीं जमीन पर गिर गया। लाहौर की उस गली में उसका खून बिखरा था। लेकिन जो दोनों रेंजर्स थे वो रेंजर्स नहीं थे, वो थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अज्ञात गनमैन जो पाकिस्तान की जमीन पर घुसे। उसके सबसे बड़े आतंकी को उसी के शहर में, उसी की मस्जिद के बाहर खत्म किया और मोटरसाइकिल पर बैठकर गायब हो गए, जैसे हवा में मिल गए। लाहौर पुलिस ने कहा, बिजनेस राइवलरी का मामला है। लेकिन आईएसआई हेडक्वार्टर में भूचाल आ गया था, क्योंकि सच ये था, भारत उनके घर में घुसा था और वापस निकल गया था बिना एक निशान छोड़े। यह था ऑपरेशन हॉर्नेट। लेकिन यह कहानी लाहौर की उस गली से नहीं शुरू होती। यह शुरू होती है 3 साल पहले, एक और शहर में, एक और मिशन से। 4 नवंबर 1984, पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दुनिया सदमे में थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट फेबियस उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने भारत जाने वाले थे। कैफे में बैठे लोग टीवी देख रहे थे, आंखों में सदमा। लेकिन एक कोने में बैठे एक आदमी की नजर टीवी पर बिल्कुल नहीं थी। उसके सामने कुछ कागजात खुले पड़े थे, कॉन्फिडेंशियल, बेहद खतरनाक। यह आदमी था संजीव जिंदल, रॉ का अंडरकवर एजेंट। कुछ दिन पहले जिंदल लंदन में एक ब्रिटिश अफसर से मिला था, क्लार्क ली, लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी जो रॉ के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करता था। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर केंद्रित थी, अब्दुल खान, एक पाकिस्तानी हैंडलर जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर आतंकी नेटवर्क चला रहा था। आईएसआई के सीनियर अफसरों से खालिस्तानी आतंकियों को डायरेक्ट जोड़ रहा था और हर मीटिंग के बाद पंजाब में एक नया खूनी हमला होता था। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार आ रहा था, बीएन संधू, भारत से आया एक खालिस्तानी ऑपरेटिव जो आईएसआई के सीधे संपर्क में था। जिंदल का खून खौल उठा। वो लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर को यह इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। देश नई त्रासदी से उबर रहा था। राजीव गांधी अभी अभी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दिल्ली में एक आदमी थे जो जिंदल की फाइलें पढ़ रहे थे और वो चुप नहीं बैठने वाले थे। दिसंबर 1984, दिल्ली, रॉ हेडक्वार्टर। सीनियर अफसर अनुज भारद्वाज ने फाइल बंद की और एक आदेश दिया, जिंदल को अभी दिल्ली बुलाओ। कुछ दिनों बाद जिंदल दिल्ली में था, एक सिक्योर रूम, दरवाजे बंद, दोनों आमने सामने। भारद्वाज ने पूछा, जिंदल, तुम्हारा प्लान क्या है? जिंदल ने बिना झिझके कहा, सर, हमें बीएन संधू को पकड़ना होगा। वो आईएसआई का सबसे एक्टिव ऑपरेटिव है और सर, आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद संधू को सुपरवाइज कर रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है। भारद्वाज ने एक पल रुककर पूछा, तुम श्योर हो? बिल्कुल श्योर सर। तो प्लान बताओ। जिंदल ने पूरा खाका खींचा और उसी पल एक मिशन जन्म लिया। नाम रखा गया ऑन ऑपरेशन हॉर्नेट। मिशन 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला, इंटेलिजेंस कलेक्शन, इसकी जिम्मेदारी क्लार्क ली और एजेंट मोहन को दी गई। दूसरा, कोवर्ट ऑन ऑपरेशन, इसे सुपरवाइज करेगा खुद संजीव जिंदल। एजेंट मोहन रॉ का एक बेहद अनुभवी फील्ड ऑन ऑपरेटिव, जिसे अनुज भारद्वाज ने खुद ट्रेन किया था। कई हाई रिस्क मिशन उसके नाम थे। ऑपरेशन हॉर्नेट शुरू हो चुका था, लेकिन इस मिशन की असली नींव उससे भी पहले रखी जा चुकी थी, 2 साल पहले, वियना में, 1983। वियना, ऑस्ट्रिया। उस वक्त जिंदल यहां एक अलग मिशन पर था, अलग कोड नेम के साथ। वियना में काम करते हुए उसने एक नाम आइडेंटिफाई किया, आसिफ खान, एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में बैठकर भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को फंड कर रहा था। डायरेक्ट अरेस्ट मुमकिन नहीं था, विदेशी जमीन थी, कोई कानूनी रास्ता नहीं, तो जिंदल ने एक और रास्ता चुना। रॉ की एक एसेट थी, सोफी, एक ऑस्ट्रियाई महिला। जिंदल ने उसे खुद ट्रेन किया था, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी उस बार में जाने लगी जहां आसिफ खान अक्सर रातें गुजारता था। आसिफ को औरतें और शराब दोनों पसंद थे और जिंदल को यह पहले से पता था। एक रात आसिफ की नजर बार के कोने में अकेली बैठी सोफी पर पड़ी। वो पास आया, कैजुअल बातचीत, हंसी, ड्रिंक्स, और फिर रात गहरी होती गई। आसिफ ने कहा, घर ड्रॉप करूं? सोफी मुस्कुराई। आसिफ उसे अपने घर ले गया, खाना बना, ड्रिंक्स हुए, रात वहीं गुजरी। सुबह 6 बजे सोफी की आंख खुली।
उसने सबसे पहला काम किया, आसिफ की नब्ज चेक की। नब्ज नहीं थी, आसिफ खान मर चुका था। सोफी ने बिना एक पल घबराए पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ किए और घर से निकल गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। मिशन कंप्लीट। लेकिन यह मिशन दिल्ली की मंजूरी के बिना था। अगर हेडक्वार्टर को पता चलता, जिंदल को तुरंत फील्ड से हटा दिया जाता। इसलिए जिंदल ने एक कठोर फैसला किया। उसने रातों रात सोफी से सभी संपर्क तोड़ दिए। बिना बताए, बिना अलविदा कहे, एक नई पहचान के साथ ऑस्ट्रिया छोड़ दिया। यही होती है खुफिया दुनिया। यहां रिश्ते नहीं होते, सिर्फ मिशन होते हैं। जनवरी 1985, ऑस्ट्रिया। 2 साल बाद वही शहर, एक कैफे। जिंदल बैठा था, नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। तभी सोफी आई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में सवाल। वो सीधे बोली, तुम कहां थे? अचानक गायब क्यों हो गए? क्या मैं बस एक जरिया थी तुम्हारे लिए? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? जिंदल चुप रहा, क्योंकि इस दुनिया में जवाब देने की लग्जरी नहीं होती। थोड़ी देर बाद सोफी खुद शांत हुई, बोली, मैं जानती हूं ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, छोड़ो, काम की बात बताओ। जिंदल ने टेबल पर झुककर पूछा, क्या तुम हरप्रीत आहूजा को जानती हो? सोफी ने थोड़ा सोचा, हाँ, वो हमारे एनजीओ में काम करता था, लेकिन अब नहीं। जिंदल ने टेबल के नीचे से एक लिफाफा निकाला, अंदर डॉलर्स थे। बोला, किसी भी तरह इस आदमी का पता लगाना है। सोफी ने लिफाफा उठाया, बस इतना कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, और चली गई। हरप्रीत आहूजा, भारत का एक सिख युवक, ऑस्ट्रिया आने से पहले कैलिफोर्निया में था। वहां वो अवतार सेठी के यहां काम करता था। और अवतार सेठी वो आदमी जो बीएन संधू के पूरे आतंकी नेटवर्क को पैसा देता था। एक दिन हरप्रीत अचानक गायब हो गया। उसी दिन से जिंदल उसे ट्रैक कर रहा था। उधर लंदन में एजेंट मोहन और क्लार्क ली एक अलग जाल बुन रहे थे। अब्दुल खान के घर काम करने वाले माली तारिक सिद्दीकी। मोहन ने उसे पैसों का लालच देकर रॉ का एसेट बना लिया। तारिक अब हर छोटी बड़ी जानकारी देने लगा, कौन आता है, किस वक्त, किस गाड़ी में, नंबर प्लेट तक। इन लोगों में सिर्फ आतंकी नहीं थे, आईएसआई अफसर, पाकिस्तानी आर्मी के लोग, सब शामिल थे। इंटेलिजेंस क्लियर थी। बीएन संधू लगातार अब्दुल खान के घर आता जाता था, और उसके साथ एक और इंडियन होता था, हरबख्श सिंह। और सबसे अहम बात, दोनों अगले महीने इस्लामाबाद जाने वाले थे। यह गेम चेंजर था। मोहन ने कोशिश की, तारिक से फोटो लेने को कहा। तारिक ने साफ मना किया। फोटो लेना मतलब सीधे मौत को बुलाना। लेकिन थोड़े ज्यादा पैसों के बदले उसने एक और बात मान ली, अब्दुल खान के घर आने वाले सारे लिफाफे और चिट्ठियां वो मोहन तक पहुंचाएगा। ज्यादातर लेटर नॉर्मल थे, लेकिन एक लिफाफे में था अब्दुल खान का बैंक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट ने सब कुछ साफ कर दिया। महीनों से अब्दुल खान हर महीने बीएन संधू और हरबख्श सिंह को पैसे ट्रांसफर कर रहा था। आतंक की फंडिंग काले सफेद कागज पर दर्ज। प्लान ए काम कर चुका था, अब बारी थी प्लान बी की। मार्च 1985, लंदन, इमिग्रेशन ऑफिस। एक आदमी नर्वस खड़ा था, नाम अमरजीत सिंह, हरबख्श सिंह का चचेरा भाई, खुद भी खालिस्तानी। उससे पहले ही क्लार्क ले आया। कैजुअली पूछा, काफी परेशान लग रहे हो, क्या मैं मदद करूं? क्लार्क उसे अंदर ले गया। वहां पहले से बैठा था एजेंट मोहन। दरवाजा बंद होते ही मोहन ने उसकी गर्दन पकड़ी। तूने भारत में 4 पुलिस वालों को मारा है और यहां असाइलम मांग रहा है? अमरजीत बुरी तरह कांप गया। क्लार्क ने मोहन को बाहर भेजा, फिर शांत आवाज में बोला, देखो, ये इंडियंस बहुत गुस्से में हैं, चाहे तो अभी के अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हरबख्श सिंह के खिलाफ मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमरजीत की आवाज कांप रही थी। सर, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, पूरी फैमिली पंजाब में है, बस उन्हें एक सेफ जिंदगी देना चाहता हूं। क्लार्क बोला, मैं हेल्प करूंगा, बस एक काम करो, हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बात होती है यह पता लगाओ। अमरजीत ने हां किया। रॉ का जाल और फैल गया था। अप्रैल 1985, ऑस्ट्रिया। 3 हफ्ते की खामोशी के बाद सोफी का फोन आया, तुम्हें ऑस्ट्रिया आना होगा, कुछ बहुत जरूरी मिला है। 6 अप्रैल, जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंचा। कैफे में मुलाकात। सोफी ने बताया, हरप्रीत को ट्रैक करते करते वो एक छोटे से शहर के रेस्टोरेंट तक पहुंची। वहीं हरप्रीत मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। पैसों की बहुत तंगी थी। सोफी ने उसे एक इंडियन बिजनेसमैन से मिलाने का वादा किया। जिंदल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगले दिन 7 अप्रैल, तीनों एक कैफे में। जिंदल ने सीधा पूछा, कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा? हरप्रीत ने कहा, सर, अवतार सेठी एक गद्दार है, वो बीएन संधू के साथ मिलकर भारत में आतंक फैला रहा है। जो लोग उसके यहां आते जाते थे वो आईएसआई के लोग थे, टेररिस्ट थे। मुझसे यह सहन नहीं हुआ। जिंदल को यकीन हो गया, यह आदमी सच्चा देशभक्त है। उसने एक बड़ा कदम उठाया, अपना सच बता दिया, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं रॉ का एजेंट हूं। हरप्रीत सख्ते में आ गया। लंबी चुप्पी।
फिर धीरे से बोला, मैं तैयार हूं। अगस्त 1985, इस्लामाबाद के पास N5 नेशनल हाईवे, पाकिस्तान। हरबख्श सिंह एक बार फिर पाकिस्तान गया हुआ था। एक दिन वो N5 हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी रॉन्ग साइड से एक भारी ट्रक आई, सीधे, तेज, बिना रुके। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि कार में तुरंत आग लग गई। हरबख्श सिंह उस जलती हुई कार में जिंदा जल गया। रॉ ने एक और देशद्रोही को चुपचाप हटा दिया था। लिस्ट में 3 नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN संधू और अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985, कैलिफोर्निया। हरप्रीत आहूजा और सोफी एक आम कपल बनकर पहुंचे। हरप्रीत ने अपने पुराने संपर्क जगाए। अवतार सेठी का ड्राइवर पूरन सिंह एक पुराना दोस्त। पूरन ने बताया, सेठी बहुत टेंशन में है। इंडिया में आतंकियों तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे। पहले वो BCCI यानी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के जरिए पैसे ट्रांसफर करता था। इस बैंक के जरिए दुनिया भर के आतंकी, स्मगलर और ड्रग लॉर्ड अपना काला पैसा सफेद करते थे। लेकिन अब यह बैंक अमेरिकी एजेंसियों के रडार पर आ चुका था। कुछ दिनों बाद हरप्रीत सेठी से मिला, सीधे उसके ऑफिस में। बोला, ऑस्ट्रिया में मेरे मजबूत संपर्क हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर तुम्हारी फाइनेंसिंग में मदद कर सकता हूं। सेठी मान गया। हरप्रीत को फिर नौकरी मिल गई। अगले 4 महीने हरप्रीत और सोफी ने सेठी के पूरे नेटवर्क की एक एक जानकारी जमा की। ISI कनेक्शन, फंडिंग रूट्स, एजेंट्स के नाम, सब कुछ। फरवरी 1986 में जिंदल ने कहा, अब निकलो। दोनों छुट्टी का बहाना बनाकर चले गए। मार्च 1986, कैलिफोर्निया, अवतार सेठी का ऑफिस। सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, इंडियन एम्बेसी से कोई आया है? सेठी चौंका। पाकिस्तानी डिप्लोमेट तो आते थे, इंडियन पहली बार। अंदर आया? रंजन गुप्ता। सीधा बोला, मिस्टर सेठी, हमें सब पता है, तुम्हारा और BN संधू का और ISI का। सेठी ने एक्टिंग की, मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं। रंजन गुप्ता ने बिना कुछ कहे एक फाइल टेबल पर पटकी। अंदर बैंक रिकॉर्ड्स, हर ट्रांजैक्शन का ठोस सबूत, संधू और अब्दुल खान से सीधा लिंक। सेठी का चेहरा उतर गया। रंजन गुप्ता ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी सच बोलो। और सेठी टूट गया। रोते हुए एक एक राज उगल दिया। पहले कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में 6 घंटे की पूछताछ। एजेंट मोहन ने एक एक नाम निकलवाया। फिर सेठी को पेरिस ले जाया गया। वहां अनुज भारद्वाज और संजीव जिंदल ने खुद 2 दिन तक पूछताछ की। सेठी ने बताया, लंदन में पाकिस्तान दूतावास के अंदर ISI के 6 अफसर एक्टिव हैं और सेठी ने 27 ऐसे लोगों के नाम दिए जो भारत के अंदर रहकर इस नेटवर्क को चला रहे थे। वो लिस्ट सीधे उस वक्त के गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव तक पहुंची और फिर एक साइलेंट सफाई शुरू हुई। 27 में से 18 को चुपचाप खत्म कर दिया गया। कोई खबर नहीं, कोई शोर नहीं। जुलाई 1986, पेरिस। सेठी ने जिंदल को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। उसमें एक ISI अफसर की आवाज थी। भारत पर बहुत बड़े हमले की बात। जिंदल ने सारे दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स और वित्तीय सबूत ब्रिटिश सरकार के सामने रख दिए। रिजल्ट तुरंत आया। ब्रिटेन ने पाकिस्तान दूतावास से ISI एजेंट्स को तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया। खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मार्गरेट थैचर को फोन किया। थैचर ने वादा किया, BN संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986, लंदन। BN संधू घर पर था, तभी दरवाजा खुला। लंदन पुलिस, संधू गिरफ्तार। 5 करीबी साथी भी पकड़े गए। लंदन में ISI का पूरा ढांचा हिल गया, लेकिन अब्दुल खान, वो अभी भी खुला घूम रहा था। उसे लग रहा था कि रॉ का असली निशाना संधू था, वो नहीं। वो बिल्कुल बेफिक्र था। यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। और अब हम वापस आते हैं वहीं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। जून 1987, लाहौर। एक शांत सुबह, फजर की नमाज के बाद अब्दुल खान मस्जिद से निकला, अपने घर की तरफ चला, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल लापरवाह। पीछे से 2 आदमी, भाईजान, आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? हाँ, मैं ही हूं, क्या काम है? 9 गोलियां सीने में, एक के बाद एक। अब्दुल खान वहीं ढेर हो गया, पाकिस्तान की जमीन पर, अपने ही शहर में, अपनी मस्जिद के बाहर। वो दोनों रेंजर्स मोटरसाइकिल पर बैठे और गायब, जैसे हवा में घुल गए। ऑपरेशन हॉर्नेट कंप्लीट। लाहौर पुलिस ने कहा, बिजनेस राइवलरी का मामला है। लेकिन ISI हेडक्वार्टर में भूचाल था, क्योंकि सच ये था, भारत उनकी जमीन पर गुस्सा था। उनके सबसे बड़े ऑपरेटिव को उन्हीं के घर के पास, उन्हीं की गली में मारा था और सुरक्षित वापस निकल गया था। कोई ऐलान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई परेड नहीं, कोई मेडल नहीं। संजीव जिंदल, एजेंट मोहन, क्लार्क ली, सोफी, हरप्रीत आहूजा, इनमें से किसी का नाम किसी अखबार में नहीं आया, किसी किताब में नहीं लिखा गया, किसी नेता ने इनका जिक्र नहीं किया। यही तो होती है असली देशभक्ति, वो जो अंधेरे में की जाती है रोशनी की उम्मीद के बिना, वो जो बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना किसी शाबाशी के होती है, वो जो तब भी जारी रहती है
जब दुनिया सो रही होती है। अब्दुल खान सोचता था वो अमर है, सोचता था कोई उसे छू नहीं सकता, लेकिन उसे नहीं पता था जब भारत का रॉ किसी का पीछा करता है तो वो न सरहदें देखता है, न वर्दी, न वक्त। वो बस एक काम जानता है, मिशन पूरा करना। और ऑपरेशन हॉर्नेट पूरा हुआ, खामोशी से, सफलता से, और हमेशा के लिए। जय हिंद,